पार्ट 2 फर्स्ट किस। अब आगे अध्या अपने कॉलेज के फर्स्ट डे का सीन याद करने लगी, जब उसकी पहली बार मुलाकात उस कॉलेज के मोस्ट पॉपुलर लड़के त्रिजल राजपूत के साथ हुई थी। फ्लैशबैक। पर रैगिंग करना तो गलत बात होता है ना। मैं तुम सब की शिकायत प्रिंसिपल ऑफिस में कर दूंगी और फिर तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी जो तुम सब मेरी रैगिंग कर रहे हो। अध्या अपने सामने मौजूद एक गैंग से बोली, जो इस वक्त उसे क्लास के अंदर जाने से रोक रहे थे और उसकी रैगिंग कर रहे थे। अध्या का आज कॉलेज में पहला दिन था। अध्या की आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे। हालांकि वो काफी गोरी थी, लेकिन उसने अपने आप को बहुत ही बहनजी टाइप रखा हुआ था, जिस वजह से उसकी खूबसूरती निखर कर सामने नहीं आती थी, या यूं कहें कि उसे अपनी खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं था। इसलिए उसे बचपन से जैसे बहनजी टाइप्स बना के रखा गया, वो उसी को अपनी पर्सनैलिटी मानने लगी थी। उसके लुक का मजाक बनाते हुए उस गैंग की एक लड़की ने कहा, वैसे बहन जी, आपको इस कॉलेज में एडमिशन किसने दे दिया? क्या आप यहाँ चंदा मांगने आई हैं? वो सभी जोर जोर से हंसने लगे। अध्या को बहुत बुरा लगा। उसने आसपास देखा तो उसकी नज़र नितारा पर गई। नितारा को देख अध्या ने तुरंत कहा, नितारा देखो, ये लोग मुझे क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो ना, इनसे बताओ ना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। नितारा, जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ क्लास में जा रही थी, वो अध्या की आवाज से रुक गई और गुस्से से अध्या को देखने लगी। बाकी सब ने जब अध्या के मुंह से ये सुना तो सब नितारा को देखकर हंसने लगे और एक लड़की बोली, नितारा, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी इतनी बदसूरत बहन भी है। नितारा ने दांत पीसते हुए अध्या को देखा और बोली, अध्या, क्यों तुम सरेआम मेरी बेइज्जती करवा रही हो? मैंने घर पर ही तुमसे कहा था ना कि कॉलेज में हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे और ना ही वहां हम एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन दिखाएंगे। फिर तुम क्यों सबके सामने मुझे अपनी बहन कह रही हो? तुम जैसी बदसूरत लड़की मेरी बहन नहीं है, तुम सिर्फ मेरी कजिन बहन हो, इसके अलावा और कोई मेरा रिश्ता तुमसे नहीं है। ये कह नितारा ने उस गैंग की तरफ देखा और फिर हंसते हुए बोली, मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे साथ भी रैगिंग की गई थी, तो मैं तुम सबको इसकी रैगिंग लेने से नहीं रोकूंगी। तुम्हें जो मर्जी हो इसके साथ तुम कर सकते हो, मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। नितारा वहां से इतराते हुए क्लास में चली गई। अध्या की आंखों में आंसू आ गए। गैंग की एक लड़की आगे आई और वो अध्या के हाथ को पकड़कर उसे कॉलेज के गेट की तरफ ले जाते हुए बोली, सो अब जैसा हम कहेंगे वैसा तुम करोगी, वरना आज की क्लास तो तुम भूल जाओ और ये मत सोचना कि यहाँ के प्रिंसिपल तुम्हारा साथ देंगे। यहाँ कोई हमारे खिलाफ नहीं जाता और अब हमारी बात चुपचाप सुनो। अध्या ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। वो अभी महज 19 साल की थी और फर्स्ट टाइम इतने बड़े कॉलेज में आई थी। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की ने कहा, इस गेट से पहला जो इंसान आएगा उसे तुम्हें किस करना पड़ेगा, और अगर तुमने उसे किस कर दिया तो हम दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारी रैगिंग करेंगे। अगर ये मंजूर है तो ठीक है, वरना हम तुम्हें डेली परेशान करेंगे जब तक कि तुम इस कॉलेज से बाहर नहीं हो जाती। आधा कॉलेज वहां मौजूद था और सभी अध्या को देखकर हंस रहे थे। अध्या को ये सब काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था। उसने गुस्से के साथ जवाब दिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। एक लड़के ने जवाब दिया, यहाँ किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता, सबके साथ रैगिंग होती है और सबको कोई ना कोई पनिशमेंट दी जाती है, और हमने तो तुम्हें इतनी अच्छी पनिशमेंट दी है, क्या पता तुम किसी हैंडसम लड़के को किस कर लो। वैसे भी तुम जैसी बदसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड तो होगा नहीं, तो इसी से काम चला लो और अब शुरू हो जाओ, हमारे पास वक्त कम है। ये कह सभी वहां से दूसरी तरफ चले गए। अध्या गुस्से और शर्म के साथ गेट पर चुपचाप खड़ी रही। उसने मन ही मन कहा, मामा मामी ने कितने मुश्किल से मुझे कॉलेज भेजा है, और अगर इस बार मैं कॉलेज से बाहर हुई तो वो मुझे जिंदगी भर घर में ही बंद करके रख देंगे। इससे अच्छा है कि ये लोग जो भी बोल रहे हैं वो मैं कर देती हूँ, वरना फिर ये सब मुझे चैन से जीने नहीं देंगे और मैं पढ़ लिख कर खुद के पैरों पर भी नहीं खड़ी हो पाऊंगी और जिंदगी भर अपने मामा मामी की गुलामी करती रहूंगी। इन सारी सोच के साथ अध्या ने कसकर अपनी कुर्ती को पकड़ लिया और सामने गेट की तरफ देखने लगी। काफी देर बीत गया, लेकिन गेट से कोई इंसान अंदर नहीं आया। ये देख अध्या ने पीछे मुड़कर उन सभी से कहा, शायद कोई नहीं आएगा, क्या मेरी सजा खत्म हो गई? लेकिन उसकी सोच से उलट एक स्पोर्ट्स कार रुकने की आवाज उसको सुनाई दी। अध्या की बॉडी शिवर करने लगी। उसने धीरे से अपना सिर गेट की तरफ घुमाया तो वहां एक लग्जूरियस कार रुकी थी और उस कार से एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला इंसान चलकर अंदर की तरफ आ रहा था। उस इंसान ने ब्लैक आउटफिट पहन रखा था। अध्या एकटक उस इंसान के चेहरे को देखते रह गई। उस इंसान की सिल्वर आइज ज्यादा अट्रैक्टिव थी।
तभी उसके कानों में पीछे से आवाज गई, इसकी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। ये तो इस कॉलेज के मोस्ट बैचलर लड़के को किस करने जा रही है। मैं तो इससे जेलस हो रही हूँ। क्या हम इसकी सजा यहीं पर ब्रेक कर दें? दूसरे ने कहा, अरे वो लड़का जितना हैंडसम दिखने में है, उससे ज्यादा वो एरोगेंट और खड़ूस भी है। देखना जैसे ही ये किस करने जाएगी वो लड़का इस अध्या को 2 थप्पड़ लगाकर पीछे भेज देगा और फिर आएगा असली मजा। ये सुन अध्या अपने होश में आई। उसका शरीर डर से कांपने लगा। वो हड़बड़ी के साथ उस इंसान को देख रही थी जो अंदर की तरफ ही बढ़ रहा था। अध्या को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़े, लेकिन पीछे से उस लड़की ने कहा, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर किस करो, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। उस आवाज को सुन ना चाहते हुए भी अध्या धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी और वो एकदम से उस इंसान के आगे आकर खड़ी हो गई। उस इंसान के कदम रुक गए और वो अपनी आंखों से ब्लैक गॉगल्स निकालते हुए एकटक अध्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अध्या के होंठ कांप रहे थे और वो उस लड़के से अपनी नजर नहीं मिला पा रही थी। वो लड़का अध्या को देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, मेरे रास्ते में क्यों आई हो तुम? उसकी रूह कंपा देने वाली आवाज सुन अध्या के पैर कांपने लगे। वो अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन उसके जहन में रैगिन का डर आया और वो अपना सिर धीरे से ऊपर उठाई और हिम्मत करते हुए बिना कुछ सोचे समझे अपने पंजों के बल उठी और उसने उस लड़के के पतले होठों पर अपने नाजुक होठ रख दिए। उस लड़के की भौहें तन गई। वो घूर कर अध्या को देखने लगा। अध्या के पैर कांप रहे थे। उस लड़के ने ये नोटिस किया और अचानक से उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी ही पल अध्या उस लड़के से दूर हुई, लेकिन उसी वक्त उस लड़के ने अध्या को कमर से पकड़ा और अध्या के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अध्या की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से उस लड़के को देखने लगी जो उसे किस कर रहा था। वहां मौजूद बाकी सब भी बहुत शॉक्ड हो गए। उन्हें लग रहा था कि अभी वो खड़ूस लड़का अध्या को थप्पड़ मारेगा खुद को छूने के बदले, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। नितारा भी जो ये सब कुछ देख रही थी, उसके चेहरे पर जलन और गुस्सा दिखने लगा। अध्या स्ट्रगल करने लगी। वो उस लड़के को खुद से दूर धक्का देने लगी, पर वो लड़का उससे दूर होने की बजाय उसे और भी गहराई से किस करने लगा। अध्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे दूर किया, लेकिन उस लड़के ने उसके कान में कहा, ये जो तुमने त्रिजल राजपूत के आगे किस करने की हिम्मत दिखाई है, इसकी सजा तुम्हें अब जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। ये कह वो इंसान त्रिजल राजपूत, जो कि राजपूत खानदान का इकलौता वारिस था, उसने अध्या को एक झटके से छोड़ दिया और अध्या लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरी। त्रिजल ने वापस मुड़कर अध्या को नहीं देखा और वो अपने तेज कदमों से कॉलेज की तरफ बढ़ गया। अध्या को अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हकलाते हुए धीरे से कहा, ये क्या कर दिया मैंने? और त्रिजल राजपूत अब क्या करेगा मेरे साथ? इसने ऐसा क्यों कहा कि मैं इसकी सजा जिंदगी भर चुकाऊंगी? ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती त्रिजल राजपूत को किस करके कर दी। अध्या की आंखें नम हो गई। वो तुरंत पीछे मुड़ त्रिजल को देखने लगी, जो अब तक वहां से जा चुका था। फ्लैशबैक एंड। अध्या की ये सारी बातें सुन नील हैरान हो गया और वो हैरानी से बोला, क्या तुमने त्रिजल राजपूत को किस किया, वो भी अपने कॉलेज टाइम में और फर्स्ट टाइम मिलते ही? अध्या का चेहरा अभी भी लाल था। उसे बहुत शर्म आ रही थी ये सब बताते हुए, लेकिन उसे ये सब कुछ बताना पड़ा था। अध्या ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। नील चुप हो गया। कुछ देर के साइलेंस के बाद नील ने कहा, तो इसका मतलब उस दिन के बाद से त्रिजल राजपूत ने तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया था? इस पर अध्या ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, वो फिर जब भी मुझसे मिलता हमेशा मुझे परेशान किया करता, मुझे टीज किया करता और सबके सामने इंसल्ट किया करता था। मुझे उस कॉलेज में सबसे ज्यादा उस त्रिजल राजपूत की वजह से ही डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस कॉलेज को छोड़कर ही भाग जाऊं, लेकिन मेरे पास उस कॉलेज में पढ़ने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए किसी तरह मैंने दिन काटने शुरू किए और फिर उसके बाद वो ट्रिप वाला हादसा। फिर तो तुम सब कुछ जानते ही हो। नील को अध्या के बारे में सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। उसने फिर गहरी सांस ली और बोला, कोई बात नहीं अध्या, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। त्रिजल राजपूत अगर अब तुम्हारे सामने आएगा भी तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तुम अकेली और कमजोर थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर त्रिजल राजपूत से ही नितारा की शादी हो रही है तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई प्लान बना लेंगे। इसके जवाब में अध्या बोली, लेकिन हम क्या करेंगे नील? अगर मैं त्रिजल राजपूत के सामने भी गई तो वो कहीं फिर से मुझे परेशान करना ना शुरू कर दे और कहीं मेरी वजह से उनकी शादी टूटी तो वो इंसान शायद मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा।
नील ने कुछ सोचते हुए कहा, राजपूत खानदान काफी बड़ा और इज्जतदार खानदान है। जब उन्हें नितारा की सच्चाई पता चल जाएगी तो वो खुद ही उससे अपना रिश्ता तोड़ देंगे। तो हमें बस इतना करना है कि नितारा और उसके माँ बाप की सच्चाई राजपूत खानदान वालों के सामने लानी है। ये सुन अद्या बोली, यू आर राइट। हमें अभी सिर्फ यही करना चाहिए और अब हमें अपने प्लान पर काम शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि इनकी शादी कब है। नील ने जवाब दिया, हाँ, और फिर हम अपने प्लान को शुरू करेंगे। वो दोनों भी बात कर रहे थे कि रूम का डोर नॉक हुआ और वो दोनों ना समझी में डोर की तरफ देखने लगे। कौन आया है इतनी रात को डोर पर? क्या त्रिजल राजपूत करेगा एक बार फिर से अद्या को परेशान? जानने के लिए पढ़ते रहिए बेदर्दी से प्यार। अंडरस्को इतिहास गवाह है, एक पुलिस क्रिमिनल को कैद में डालता है। लेकिन क्या हो जब एक क्रिमिनल ही एक पुलिस को अपनी कैद में डाल दे तो? एक 21 साल की लड़की जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया था और बनी थी एक पुलिस ऑफिसर, जिसे दिया जाता है एक ऐसा टास्क जिसे पूरा करने में वो लड़की अपनी इज्जत तक गवा बैठती है, एक ऐसे सनकी पागल इंसान के हाथों जो क्रिमिनल की दुनिया का बेताज बादशाह था। कौन सा ऐसा टास्क दिया गया उस पुलिस ऑफिसर का? अब आगे गेट नॉक होने की आवाज से नील और अद्या दोनों गेट की तरफ देखने लगे। अद्या ना समझी में बोली, नील क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया था? नील ने कुछ सोचा और बोला, ओह हाँ, मैंने पंछी के लिए चॉकलेट केक ऑर्डर किया था, शायद वही आया होगा। ये सुन अद्या ने नील को डांटते हुए कहा, नील तुम क्यों पंछी को इतना ज्यादा बिगाड़ रहे हो? वो दिन पर दिन बहुत जिद्दी होती चली जा रही है, तुम उसे इतना सिर पर मत बिठाओ, तुमने उसकी आदतें बिगाड़ के रख दी है। नील मुस्कुराते हुए गेट की तरफ बढ़ा और बोला, वो तुम्हारी बेटी के साथ साथ मेरी बेटी भी है। भले ही मैं पंछी का बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे सगे बाप से भी बढ़कर प्यार करता हूँ और उसके लिए ये सब कुछ करके मुझे खुशी मिलती है। जब वो कल सुबह उठेगी तब मैं उसे खिला दूंगा, तुम हम दोनों के बीच मत आओ। अद्या ने नील को घूरा और फिर अपना सिर हिला दिया। नील ने गेट खोला तो इस वक्त नौकर अपने हाथों में केक का बॉक्स लिए खड़ा था। नील ने उससे केक बॉक्स को लिया और नौकर को टिप दिया। नौकर मुस्कुराते वहां से चला गया। नील ने केक को टेबल पर रख दिया और बोला, अद्या रात काफी हो गई है, तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए। वैसे भी कल तुम्हें अपने क्लाइंट से भी मिलने जाना है। अद्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। इन सबके की वजह से मैं अपना पैशन तो भूल ही चुकी थी। मैं कल अपने काम में लेट नहीं होना चाहती। वैसे भी मैं यहाँ काफी वक्त रुकने वाली हूँ तो मुझे काम करना पड़ेगा। नील ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दूसरे रूम में चला गया। अद्या बेड पर पंछी के पास आए। अद्या ने प्यार से पंछी को अपने सीने से लगा लिया। छोटी सी पंछी अपनी मम्मा के सीने में छुप गई। अद्या ने प्यार से उसके सिर को सहलाया और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने उस भयानक रात की झलक आई। अद्या ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली और बोली, उस रात को बीते पूरे 3 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं उस दर्द भरी रात को भूला नहीं पाई हूँ। वो इंसान जो कोई भी था, आज भी उसका जिक्र मेरे जहन से मिट नहीं पाया। सालों पहले पंछी की वजह से मैंने उस इंसान को ढूंढना छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त पंछी मेरे पेट में थी और मैं उसको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ तो मैं उस इंसान का भी पता लगाऊंगी और ये काम मुझे कल से शुरू करना होगा। अद्या ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह एक सुनसान सड़क पर कई सारी कार्स एक कतार में तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। सबसे आगे वाली कार के अंदर इस वक्त माहौल बेहद गर्म था। एक इंसान ब्लैक बिजनेस सूट में बैठा फोन पर किसी से सख्त आवाज में बात कर रहा था। ड्राइवर के माथे पर पसीने थे, वही असिस्टेंट भी चुपचाप बैठा हुआ था। उस शख्स की सिल्वर आइस एक टक बाहर की ओर घूर रही थी और उसके पतले होंठ आपस में भिंचे हुए थे। कॉल पर किसी ने कहा, बॉस हम उनके बारे में पता लगा रहे हैं, जल्द ही आपको इससे जुड़ी न्यूज़ दे देंगे, हमें आखिरी मौका दे दीजिए। उस इंसान ने अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया, ये आखिरी मौका है जो मैं तुम सबको दे रहा हूँ। अगर इस बार तुमने उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन लाकर नहीं दी तो याद रहे, I'll destroy all of you, got it? ये कह उस इंसान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसी वक्त ड्राइवर ने कार पर ब्रेक लगा दिया। उस इंसान ने अपनी खूंखार नजरों से ड्राइवर को घूरा। ड्राइवर ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर सॉरी बॉस, पर हमारे रास्ते में कोई आ गया है। उस इंसान ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, अगर कोई रास्ते में आया है तो उसे कार के नीचे कुचल दो, लेकिन मुझे टाइम पर ऑफिस पहुंचना है। अगर मैं थोड़ा भी लेट हुआ तो उसकी सजा तुम भुगतोगे। ड्राइवर हक्का बक्का रह गया।
असिस्टेंट सामने की ओर देखते हुए बोला, बॉस मुझे लगता है ये सब जानबूझकर हमारे रास्ते में आए हैं। उस इंसान ने सामने की ओर घूरा तो वहां इस वक्त जीप में कुछ लोग अपने हाथों में गन और हॉकी स्टिक लिए बैठे हुए थे। उन्हें देख उस इंसान के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई और बोला, मैंने सोचा था कि अब मैं अपने हाथ किसी के खून से नहीं रिंगूंगा, लेकिन शायद ये लोग मेरे हाथों से मरने के लिए ही मरे जा रहे हैं। असिस्टेंट ने जल्दी से कहा, बॉस आप उनकी फिक्र मत करिए, गार्ड उन्हें संभाल लेंगे, हम दूसरे रास्ते से ऑफिस चलते हैं। जिसके जवाब में उस इंसान ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और कार से बाहर निकलते हुए बोला, ट्रिजल राजपूत ने कभी अपना रास्ता बदलना नहीं सीखा, बल्कि रास्ते में आए कांटों को उखाड़ फेंकना सीखा है। ये सुन असिस्टेंट परेशान हो गया। ट्रिजल कोल्ड ऑरे के साथ उन सभी की तरफ बढ़ गया। गार्ड्स पीछे आने लगे लेकिन ट्रिजल ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। गार्ड्स अपनी जगह रुक गए। ये देख असिस्टेंट जल्दी से बाहर निकला और खुद से बोला, ओ गॉड बॉस अकेले उन सब से क्यों लड़ने चले गए? अगर ये बात बड़े बॉस को पता चली तो वो हम सब की जान ले लेंगे। उन्होंने इसीलिए तो बॉस के पीछे गार्ड लगा रखे हैं क्योंकि बॉस के ऊपर आए दिन कोई ना कोई हमला होता रहता है। इस बारे में मुझे बड़े बॉस को इन्फॉर्म करना होगा। ये कहते हुए असिस्टेंट जल्दी से अपने बड़े बॉस को कॉल डायल करने चला गया। ट्रिजल अपने तेज कदमों के साथ उन सभी की तरफ बढ़ा। वहीं वो गुंडे ट्रिजल को अकेले आता देख जोर जोर से हंसने लगे और ट्रिजल के आसपास आकर खड़े हो गए। ट्रिजल उन सबको देख बोरिंग वे में बोला, क्या तुम सबको इतनी जल्दी है ऊपर जाने की? क्या तुम सब अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो? ये कहते हुए ट्रिजल ने अपनी पैनी निगाहों से सबकी तरफ देखा। ट्रिजल की ऐसी बातें सुनकर एक गुंडा सरकास्टिक अंदाज में ऊंची आवाज करके बोला, कटने से पहले मुर्गा कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाता है बेटा। तुम्हें मारने के लिए हमें पैसे दिए गए हैं तो हमारी फिक्र तुम मत करो, हम यहाँ से तुम्हें मारकर ही जाने वाले हैं ना कि मरकर। इसी के साथ सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। ट्रिजल भी शैतानी ढंग से हंसते हुए बोला, ग्रेट, पहली बार मरने वाले के मुंह से मारने वाली बात सुन रहा हूं। गुंडों की हंसी गायब हो गई कि एक निहत्था लड़का जिसने अपने गार्ड्स को भी आगे बढ़ने से रोक दिया वो ऐसी डेरिंग बातें कर रहा था। सारे गुंडे गुस्से में एक साथ ट्रिजल की तरफ बढ़े, लेकिन दूसरे ही पल ट्रिजल ने अपने पॉकेट से एक स्मॉल गन निकाली और उसे लोड कर उन सभी के ऊपर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। किसी के हाथ घायल हुए तो किसी के पैर घायल हुए तो किसी के सीने पर गोली आर पार हुई। गुंडों को ये अंदाजा नहीं था कि ट्रिजल के पास गन हो सकती थी। कुछ गुंडे हाथापाई पर आ गए। ट्रिजल ने अपने पैर को मूव करते हुए उन्हें एक जोर का पंच दिया। वो गुंडा सीधे जमीन पर जा गिरा। दूसरे पल ट्रिजल ने उसके सर पर गोली आर पार कर दी। उसको इस तरह मारते देख कुछ गुंडे बहुत ज्यादा घबरा गए और डर कर वहां से भाग निकले। वहीं उनका मेन गुंडा गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो तुम सब के सब? तुम सभी डरपोक निकले, मारो इसे मारने के लिए हमने पैसे लिए हैं। ट्रिजल उस गुंडे के पास बढ़ा और अपने लेदर शूट से उस गुंडे के सीने पर मसलते हुए बोला, जिस कुत्ते ने तुझे ट्रिजल राजपूत को मारने के लिए भेजा है उसे जाकर कह देना कि ट्रिजल राजपूत कोई मामूली चीज नहीं है जिसे कोई भी एरा गेरा आकर छू सके। मारना तो दूर की बात है, कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। ये कह ट्रिजल ने अपने शूज को कसकर उस इंसान के सीने पर मसला तो उस इंसान की चीख पूरे सुनसान सड़क में गूंज गई। ट्रिजल ने एक लात उस इंसान के कमर पर मारी और वो इंसान घसीटते हुए दूर जाकर गिरा। ट्रिजल की शर्ट पर खून के छींटे आ गए लेकिन ट्रिजल के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आए। वो वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वहीं असिस्टेंट जल्दी से कार में आया और घबराते हुए बोला, बॉस आपको खुद से उनसे जाकर नहीं लड़ना चाहिए था। बड़े बॉस ने आपको मना किया था। मुझे लगता है कि आपने आज जो किया वो सही नहीं किया। ट्रिजल बैक सीट पर बैठते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, मुझे मत सिखाओ कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया, बस इन सभी की लाश ठिकाने लगा दो। उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और अपने कोट पर खून की छींटों को साफ करने लगा। असिस्टेंट ने अपना सिर फिर ना चाहते हुए भी हाँ में हिला दिया और ड्राइवर ने तुरंत कार वहां से आगे के लिए मोड़ दिया। इधर होटल रूम में अद्या सुबह सुबह फ्रेश होकर पंछी को रेडी कर रही थी। अद्या ने पंछी के कल बालों की दो छोटी सी ब्रीड बनाई थी। पंछी पिंक कलर की फ्रॉक में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो इस वक्त अपने बाबी डॉल के साथ खेल रही थी। अद्या ने नील से कहा, नील हमें अपार्टमेंट देखने चलना चाहिए क्योंकि हमें वहां जल्द से जल्द शिफ्ट होना है। इसके जवाब में नील ने पंछी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलो हम निकलते हैं। पंछी एक्साइटेड होकर नील के गालों पर किस करते हुए बोली, अरे अब हम अपना न्यू होम देखने जा रहे हैं।
अद्या मुस्कुराई और फिर नील के साथ वहां से अपार्टमेंट देखने के लिए निकल गई। दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड कंपनी की आसमान छूती बिल्डिंग के आगे कई सारी कार्स कतार में रुकी। गार्ड्स ने तुरंत एक कार का गेट ओपन किया और ट्रिजल अपने कोट की बटन लगाते हुए बाहर निकला और अपने तेज कदमों से ऑफिस बिल्डिंग के अंदर बढ़ गया। सीईओ केबिन टॉप फ्लोर पर था। ट्रिजल अपने केबिन में आया और अपनी फियोनिक्स चेयर पर लीन होकर बैठ गया। असिस्टेंट ने ट्रिजल को कॉफी दी और बोला, बॉस आज आपकी 3 मीटिंग है और फिर आपको डिजाइनर भी सेलेक्ट करना होगा, जो हमारे समर कलेक्शन के लिए नई डिजाइन बनाएगी। ट्रिजल कॉफी का सिप लेते हुए बिना एक्सप्रेशन बोला, जितने भी फैशन डिजाइनर समर कलेक्शन के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनका रिज्यूम मुझे लाकर दो। ये सुन असिस्टेंट ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऑल राइट बॉस। असिस्टेंट वहां से चला गया। तभी ट्रिजल का फोन रिंग हुआ। कॉल पर शो हो रहे नाम को देखकर ट्रिजल के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। वो कुछ देर तक उसी तरह कॉल को घूरता रहा और फिर आखिर में उसने कॉल पिक किया। उधर से किसी बूढ़े आदमी की कड़क आवाज आई, ट्रिजल ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने आज फिर से उन गुंडों से मारपीट की है। मैंने गार्ड्स देखने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं लगाए हैं। तुम क्यों अपनी जान को खतरे में डालते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे आसपास दुश्मन बढ़ गए हैं। तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। ट्रिजल चेयर पर लीन होते हुए बोला, दादू मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसे आप ऐसी बातें समझा रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे अपने दुश्मनों के साथ कैसे डील करना है, इसलिए आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। इसके जवाब में कृपाल राजपूत ने कहा, ट्रिजल दादा हूँ तुम्हारा, मुझे तुम्हारी फिक्र मरते दम तक रहेगी और हाँ तुम्हारी सगाई की डेट फिक्स हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शादी पर भी थोड़ा ध्यान दो। सगाई का जिक्र सुन ट्रिजल के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, दादू क्या आपने मुझे यही न्यूज़ देने के लिए कॉल किया था या फिर आपको कोई और भी इम्पोर्टेंट बात करनी है? कृपाल ने जवाब दिया, बेटा तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? आखिर तुम्हें सगाई और शादी करनी है और तुम्हारी दादी चाहती है कि जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाए, इसलिए उन्होंने पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलवा लिया है। 3 दिन बाद तुम्हारी सगाई होगी और फिर उसके 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। तुम आजकल ऑफिस में काम की वजह से घर नहीं आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ और आज तुम ऑफिस से सीधा घर आओगे। ऐसा तुम्हारी दादी चाहती है और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी दादी को ना कहोगे। ये सुन ट्रिजल ने ठंडी आवाज में कहा, दादू मैं घर आने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जरूर आऊंगा इसकी उम्मीद मत रखना। ये कह उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और आंखें बंद करते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ट्रिजल राजपूत के साथ गेम खेलने का असली अंजाम क्या होता है। ट्रिजल ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें काफी डरावनी लग रही थी। इस बीच अद्या नील के साथ अपार्टमेंट देख रही थी और उसने एक अपार्टमेंट पसंद कर लिया था, जहां इस वक्त पंछी खुशी से इधर से उधर भाग रही थी। नील ब्रोकर से बात कर रहा था। अद्या नील के साथ थी। तभी ब्रोकर ने अद्या और नील से कहा, सभी फॉर्मेलिटीज हम पूरी कर देंगे, आप बस ऑफिस आकर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा मैडम के नाम पर और फिर ये घर आपका। ब्रोकर की बात सुन अद्या ने पंछी से प्यार से कहा, बेबी अब से ये घर बहुत जल्द तुम्हारा होगा। नाउ यू आर हैप्पी? ये सुन पंछी प्यार से अद्या के सीने से लगते हुए बोली, यस मम्मा पंछी इज वेरी हैप्पी। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर इसी बात पे हम आज बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। पंछी खुशी के साथ तुतलाते हुए बोली, ये पी हम आज बाहौल पलटी करेंगे और पंछी को उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी खानी है। पर नील अंकल आप मम्मा से कहिए वो मुझे रोकेंगे नहीं। नील और पंछी दोनों ने अद्या के तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाया तो अद्या ने भी हाँ में सिर हिलाकर परमिशन दे दी। पंछी ये देख बहुत खुश हो गई। अद्या उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। नील ने उसका बहुत साथ दिया था। अद्या नील को देखते हुए मन ही मन बोली, सच में अगर मेरे पास नील जैसा दोस्त ना होता तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। मैं शायद ही अपने अतीत से कभी उभर पाती। नील मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। तभी अद्या का फोन बजा। अद्या ने अपने फोन को देखा और कॉल पर शो हो रहे नाम को देखकर अद्या गुस्से से भर गई। वहीं नील कंफ्यूजन में अद्या को देखने लगा। किसका फोन आया है अद्या के नंबर पर और आखिर किसे ढूंढ रहा है ट्रिजल? जानने के लिए पढ़िए बेदर्दी से प्यार। अंडरस्कोर इतिहास गवाह है। एक पुलिस क्रिमिनल को कैद में डालता है, लेकिन क्या हो जब एक क्रिमिनल ही एक पुलिस को अपनी कैद में डाल दे तो? एक 21 साल की लड़की जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया था और बनी थी एक पुलिस ऑफिसर, जिसे दिया जाता है एक ऐसा टास्क जिसे पूरा करने में वो लड़की अपनी इज्जत तक गवा बैठती है, एक ऐसे सनकी पागल इंसान के हाथों जो क्रिमिनल की दुनिया का बेताज बादशाह था।
कौन सा ऐसा टास्क दिया गया उस पुलिस ऑफिसर को? CH6 डोंट टच मी। अध्या को गुस्से में देख नील को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने फोन की तरफ देखा तो उसे सब बात समझ आ गई। अध्या ने गुस्से के साथ कॉल पिक किया और बोली, अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कॉल क्यों किया है? उधर से नितारा की हंसने की आवाज आई और बोली, दी आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपकी छोटी बहन ने कितने प्यार से आपके पास फोन किया है, आपको तो खुश होना चाहिए। अध्या अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम जैसी छोटी बहन अगर हो तो मुझे दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप बताओ कॉल क्यों किया है? नितारा ने फिर कहा, दी एक्चुअली मैं आपको एक गुड न्यूज बताना चाह रही थी। गुड न्यूज सुनते ही अध्या के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे। वो सख्ती से बोली, मुझे तुम्हारी गुड न्यूज सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आइंदा से मुझे फोन मत करना। मुझे तुम लोगों के नामों जिक्र से भी नफरत है। ये क्या? अध्या कॉल कट करने को हुई, लेकिन नितारा ने जल्दी से कहा, अरे अरे दी, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? पहले सुन तो लो। मान लिया मैं आपकी बुरी बहन हूँ, लेकिन आप तो मेरी अच्छी बहन हो ना। आप जरूर मेरी इस गुड न्यूज से खुश होंगी, और मेरी गुड न्यूज ये है कि 3 दिन बाद मेरी सगाई होने वाली है, और आप तो जानती है ना मेरी सगाई राजपूत खानदान के सबसे बड़े बेटे से हो रही है। तो मैं आपको अपनी सगाई में इनवाइट कर रही हूँ। अगर आप वहां आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अध्या के चेहरे के सारे एक्सप्रेशन गायब हो गए। कॉल स्पीकर पर होने की वजह से नील भी ये सारी बातें सुन रहा था। नील ने पंछी को ऑलरेडी खेलने के लिए भेज दिया था। अध्या ने नील के तरफ देखा तो नील ने उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया और उसे हाँ बोलने को कहा। अध्या ये देख अपना सिर नामे हिलाने लगी तो नील ने उसे फोर्स किया। अध्या ने आखिर में कहा, अगर तुम मुझे इनवाइट कर रही हो तो मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी सगाई में। नितारा इतराते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी मान जाओगे, लेकिन अगर आप मान गए हो तो टाइम पर आ जाना, वरना वहां आपको सिर्फ नौकरों की तरह जूठे प्लेट्स उठाने को मिलेंगे। वैसे आपको तो नौकरों वाले काम करने की आदत है, पहले आप यही तो किया करती थी, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। नितारा ने इंसल्टिंग वे में कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अध्या अपने दांत पीसते हुए नील से बोली, नील देखा ना तुमने, और तुमने मुझसे हाँ कहने को क्यों कहा? तुम जानते हो ना कि नितारा सिर्फ मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे अपनी सगाई में बुला रही है। वो सिर्फ दिखाना चाहती है कि वो कितने रईस खानदान में शादी कर रही है, और तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त इन सबसे दूर रहना चाहती हूँ और सिर्फ अपनी माँ की जमीन को वापस लेने के लिए प्लान बनाना चाहती हूँ। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अध्या को इतने गुस्से में देख नील ने उसे कंधे से पकड़ा और उसे शांत कराते हुए बोला, अध्या जस्ट काम डाउन। तुम्हें क्या लगता है नितारा ने तुम्हें किस पर्पस से कॉल किया होगा? अध्या चिढ़कर बोली, उसका पर्पस साफ है, वो सिर्फ मुझे जलाना चाहती है। वो सिर्फ मेरे आगे राजपूत खानदान में शादी होने के लिए शो ऑफ करना चाहती है। दैट्स इट। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें ये बात पता है तो तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? तुम्हें तो इस बात का फायदा उठाना चाहिए। अध्या ना समझी में बोली, तुम ये क्या बोल रहे हो? इसमें मैं कौन सा फायदा उठा सकती हूँ? बल्कि अगर मैं उनकी सगाई में गई और गलती से मैं त्रिजल राजपूत की आंखों के सामने आ गई तो कहीं वो मुझे वापस से परेशान करना ना शुरू कर दे। मैं तो अभी उससे दूर ही रहना चाहती हूँ। नील ने अध्या को समझाते हुए कहा, अध्या तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अगर नितारा ने तुम्हें आगे बढ़कर खुद से इनवाइट किया है तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चांस होगा उसकी सगाई उसी वक्त तुड़वाने के लिए, क्योंकि हमें उसकी शादी को भी तुड़वाना है ना। तभी तुम अपनी माँ की जमीन को वापस ले पाओगी और अपनी आंखों से वहां सब कुछ देख पाओगी कि नितारा जितना कह रही है वो किस हद तक सही है। नील की ये बातें सुन अध्या शांत हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यू आर राइट नील, मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका है। मैं इसे अपने हाथ से नहीं गंवाऊंगी, और जब मुझे ऑलरेडी पता है कि नितारा मेरे आगे शो ऑफ कर रही है तो मुझे उससे इतना चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि इन सभी बातों का फायदा उठाना चाहिए। नील ने कहा, दैट्स अ स्पिरिट, और अब तुम अपना मूड ठीक करो, हम बाहर डिनर के लिए चल रहे हैं। अध्या ने फिर अपना सिर हिलाया और पंछी को लेकर नील के साथ रेस्टोरेंट निकल गई। दूसरी तरफ साहनी विला में नितारा ने जब कॉल कट किया तो उसके पीछे उसकी माँ खड़ी थी। अपनी माँ को देखकर नितारा मुस्कुराते हुए बोली, मॉम आप यहाँ? नीति गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नितारा? नितारा कंफ्यूजन में बोली, मॉम व्हाट हैपेंड? मैंने ऐसा क्या कर दिया? नीति ने गुस्से के साथ उसकी बाजू को पकड़कर बोली, तुम उस बदचलन लड़की को अपनी सगाई में बुला रही हो। तुम्हें पता है ना कि सालों पहले क्या हुआ था, और अगर वो वापस से हमारी जिंदगी में आने की कोशिश करेगी तो हमारे सिर पर एक बार फिर से उसका बोझ आ जाएगा।
मैं तो चाहती हूँ कि वो हम सबसे जितना मर्जी हो उतना दूर रहे और तुम उसे अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए इनवाइट कर रही हो। अपनी माँ की बात सुनकर नितारा शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, मॉम आप भी ना। आप मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मुझे लगा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। अपनी बेटी को इस तरह देख नीति कुछ समझ नहीं पाई और बोली, नितारा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्यों उस कर्मजली को वापस हमारी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें पता है ना, अगर वो गलती से भी उसकी आंखों के सामने आई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हमने उस इंसान के सामने कितने मुश्किल से उस लड़की की सच्चाई छुपाई थी, वरना आज शायद वो उस तक पहुंच गया होता और तुम कभी उसकी ना हो पाती। ये सुन, नितारा रिलैक्सिंग वे में बोली, कूल मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि मैं उसके सामने ही अपनी प्यारी अध्यादी को एक्सपोज कर दूंगी, और जहां बात रही उन्हें बुलाने की, तो मैंने जानबूझकर उसे इनवाइट किया है। आखिर वो भी तो देखें कि मेरी शादी राजपूत खानदान में हो रही है, और राजपूत खानदान के सबसे बड़े बेटे से, जिसके साथ पूरे मुंबई की लड़कियां शादी करने के सपने देखती है। आखिर में वो मेरा होने जा रहा है, मैं उसे दिखाना चाहती हूँ। ये सुन, नीति ना समझी में बोली, आखिर क्या दिखाना चाहती हो तुम? नितारा इस बार गुस्से से बोली, क्योंकि सालों पहले जब हम कॉलेज में थे तो उस अध्या ने मेरे त्रिजल को किस करने की कोशिश की थी, और अब मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि वो सिर्फ किस ही कर सकती है। बाकी त्रिजल की पूरी बॉडी पर मेरा हक है, और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा और मैं उसकी होने जा रही हूँ। नितारा की आंखों के सामने 3 साल पहले का वो सीन आने लगा, जब अध्या ने रैगिंग के चलते त्रिजल को किस किया था। उस वक्त नितारा को बहुत जलन हुई थी, और उसी पल से नितारा त्रिजल को चाहने लगी थी। वो त्रिजल को पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी वक्त तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन अब जब उसकी त्रिजल के साथ सगाई होने जा रही थी, तब वो अध्या को जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। जब नीति ने उसकी ये बात सुनी तब वो शांत हुई और मुस्कुराते हुए बोली, मानना पड़ेगा बेटा, तुम मेरी तरह ही बिल्कुल शातिर तरीके से चीजों को सोचती हो, वरना तुम्हारे बाप से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। अगर तुम्हारे बाप का बस चले तो वो आज ही उस जमीन को उस कर्मजली को सौंप दें। नितारा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए मॉम, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मेरी शादी राजपूत खानदान में हो रही है। अगर आपने इतनी प्लानिंग ना की होती तो आज शायद ही मैं राजपूत खानदान तक जा पाती, सो थैंक यू सो मच। कहते हुए उसने प्यार से अपनी मां को हक कर लिया। नीति ने भी अपनी बेटी को गले से लगा लिया। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त होटल प्लाजा होटल के प्राइवेट एरिया में अध्या, नील और पंछी के साथ मौजूद थी। अध्या पंछी को अपने हाथों से डिनर करा रही थी और पंछी नील से बातें करते हुए डिनर कर रही थी। नील उससे प्यार से बोला, बेटा आप डिनर कर लो, फिर मैं आपके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता हूँ। पंछी जल्दी जल्दी डिनर करने लगी। ये देख अध्या उसे घूरते हुए बोली, पंछी धीरे से खाओ बेटा, इतनी भी जल्दी क्या आइसक्रीम खाने की, और मैंने सिर्फ आज के लिए ही परमिशन दी है, इसके बाद आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। ये सुन, क्यूट सी पंछी ने बड़ा सा पाउट बना लिया, जिसे देख नील हंसने लगा और फिर वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं अपनी पंछी के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, तुम उसे डांटना मत। वो वहां से चला गया। पंछी ने मुंह फुलाते हुए अध्या से मुंह फेर लिया। तभी उसकी नजर एक कपल और बच्ची पर गई। वो बच्ची उसी की उम्र की थी और इस वक्त वो अपने डैडी की गोद में थी और अपने डैडी से कुछ जिद कर रही थी और उसके डैडी प्यार से उसे समझा रहे थे। उन दोनों को देखकर पंछी का छोटा सा फेस मायूस हो गया। वो अध्या की तरफ मुड़ी और मासूमियत से बोली, मम्मा मेरे डैडा कहाँ है? वो पंछी से कब मिलेंगे? उसके ये शब्द सुन अध्या के हाथ रुक गए। उसने पंछी की तरफ देखा। पंछी की सिल्वर आइज से मोटे मोटे आंसू अब किसी भी वक्त उसके पफी चीक्स पर गिरने वाले थे। अध्या का दिल पसीज गया। उसने तुरंत पंछी के फूल से चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोली, बेबी मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझसे अपने डैड के बारे में अभी नहीं पूछोगे। पंछी अपना छोटा सा सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं मम्मा मुझे अपने डैडा के बारे में जानना है। उस गर्ल को देखो, वो अपने डैडा की गोद में कितनी खुश है। मुझे भी अपने डैडा की याद आती है। आपने बोला था कि हम जब इंडिया वापस जाएंगे तो आप मुझे मेरे डैडा लाकर देंगी, लेकिन अभी तक आपने मुझसे मेरे डैडा को नहीं मिलाया। आई एम एंग्री मम्मा। ये कह पंछी ने अध्या से अपना मुंह मोड़ लिया। अध्या ये सुन हेल्पलेस महसूस करते हुए मन में बोली, पंछी जैसे जैसे समझदार हो रही है, अपने डैड से मिलने की जिद कर रही है। कितनी मुश्किल से मैंने लंदन में इसे समझाया था,
लेकिन ये एक बार फिर से उस इंसान से मिलने की जिद कर रही है जिसने सालों पहले मेरे साथ जबरदस्ती की थी। आखिर मैं कैसे उस इंसान को अपनी बेटी का डैड बना दूं, जो एक लड़की की इज्जत को लूट चुका है। मुझे नफरत है उस इंसान से, उस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं अपनी बेटी पर उस इंसान की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। पर पंछी को मैं कैसे समझाऊं? ये सेंसिटिव और साथ में बहुत जिद्दी भी है। अद्या पंछी को देखने लगी। पंछी बहुत जिद्दी थी। हालांकि अद्या इतनी जिद्दी नहीं थी, इसलिए उसे कभी कभी संभाल पाना बहुत मुश्किल होता था। अद्या समझ नहीं पाती थी कि ये किस पर गई है। अद्या ने किसी तरह खुद को संभाला और फिर मुस्कुराते हुए बोली, पंछी बेबी, आपकी मम्मा ने आपसे झूठ नहीं बोला था। वो जरूर आपको आपके डैड से मिलवाएंगी, लेकिन अभी आपको जल्दी से बड़ा होना होगा, तभी आप अपने डैडा से मिल सकते हो। ये सुन मासूम पंछी ना समझी में पाउट करके बोली, क्या? जब मैं बली हो जाऊंगी तो मेरे डैडा मुझसे मिलने आएंगे? इसके जवाब में अद्या अपना सिर झूठे हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ बेबी, आप जब बड़े हो जाओगे तब आपके डैडी आपसे जरूर मिलने आएंगे, इसलिए अभी आप उनसे मिलने की जिद छोड़ो और अपनी मम्मा और नील अंकल के साथ रहो। ये सुन तभी पंछी एक्साइटमेंट के साथ बोली, तो मम्मा आप नील अंकल को ही मेरे डैडा क्यों नहीं बना देते? नील अंकल तो मेरे साथ ही रहते हैं और फिर वो मेरे डैडा बन जाएंगे, हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। जैसे ही पंछी ने ये कहा, उसके पीछे मौजूद नील जो आइसक्रीम लेकर आ रहा था, उसके कदम अपनी जगह रुक गए। वो एकटक अद्या को देखने लगा। अद्या ये सुन बहुत इनकंफर्टेबल हो गई। उसके लिए नील उसका सिर्फ दोस्त था। उसने कभी नील को लेकर ऐसी बातें नहीं सोची थी। अभी वो कुछ जवाब देती तभी उसकी नज़र नील की नज़रों से जा मिली। अद्या का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत नील से नज़र फेरते हुए बोली, पंछी बेटा, आपने डिनर कर लिया है, अब हमें घर वापस चलना चाहिए। ये कह अद्या जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। पंछी पाउट करते हुए बोली, पर मम्मा आपने अभी तक मेरी बातों का रिप्लाई नहीं किया। अद्या पंछी के सवालों से बचते हुए नील को देखकर बोली, बेबी देखो, नील अंकल आपके लिए आइसक्रीम लेकर आ गए। जाओ जाकर अपनी आइसक्रीम खाओ, फिर हम घर चलते हैं। पंछी ने आइसक्रीम का नाम सुना तो वो खुशी से नील की तरफ मुड़ी और जल्दी से उसने नील के हाथों से आइसक्रीम ले ली। नील अद्या को देखकर हल्की स्माइल के साथ बोला, अद्या तुम्हें इनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, वो बच्ची है, कुछ भी कहती रहती है, यू डोंट वरी। ये सुन अद्या रिलैक्स हुई और धीरे से बोली, प्लीज नील, पंछी की बातों को दिल से मत लगाना। ये बहुत शरारती हो रही है, कुछ भी बोल देती है, मैं इसे समझाऊंगी। नील मुस्कुराया और पंछी आइसक्रीम खाने लगी। इधर राजपूत महल, उस बड़े से आलीशान महल के बाहर एक लंबी काली कार आकर रुकी। गार्ड ने तुरंत उस कार का गेट ओपन किया और ट्रिजल अपने कोट की बटन खोलते हुए अपने तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ा। ट्रिजल के फेस पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने महल के अंदर कदम रखा तो सामने मौजूद इंसान को देख उसके कदम अपनी जगह रुक गए और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस सख्त हो गए। किसने देखा ट्रिजल को? किस इंसान के बारे में नितारा और नीति बात कर रही थी? क्या अद्या को पता चलेगा कि कौन है आखिर पंछी का डैडा? जानने के लिए पढ़ते रहिए बेदर्दी से प्यार _लीव में आई सेड लीव में प्रोफेसर। हाउ कैन आई लीव यू लिटिल स्टूडेंट? पर मेरी गलती क्या है प्रोफेसर? तुम्हारी गलती ये है कि तुम मुझ जैसे शैतान की नजरों में सबसे पहले आई, और अब इसी गलती की सजा तुम्हें जिंदगी भर मिलेगी, माई क्यूट लिटिल स्टूडेंट। इसी के साथ वो इंसान उस लड़की के होठों को जबरदस्ती अपने होठों में लेते हुए चूमने लगा। क्यों कर रहा है वो प्रोफेसर अपनी ही स्टूडेंट के साथ? ऐसा आखिर क्या हुआ है उनके बीच? ऐसा जानने के लिए पढ़िए ये मेरी अब तक की सभी कहानी से बिल्कुल अलग है, कॉज इसमें प्रोफेसर की खतरनाक पॉजेसिवनेस होगी जिसके जाल में फंसेगी एक 17 साल की स्टूडेंट। आगे जानने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।